अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद। मुझे कहते हैं हुदा शाह। नाज़रीन, आईनी तरमीम से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास आज भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। क्या आईनी तरमीम से रिलेटेड ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो चुका है और हुकूमत के ये जो 2/3 अक्सरियत के दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? और आर्टिकल 175 की भी बात करेंगे। क्या आर्टिकल 175A को वकला तंजीमें तस्लीम कर पाएंगे? इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शौकत बसरा साहब हैं PTI से हमारे साथ, इख्तियार वली साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और बैरिस्टर आमिर हसन PPP से हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से जो कि सर फहरिस्त है। आज का इजलास तो बेनतीजा ख़त्म रहा है। मौलाना फजल रहमान को आराम करने की कोशिशें आज भी जारी रही हैं। शौकत बसरा साहब बताएगा, आज बैरिस्टर गौहर ने इस इजलास में शिरकत की है, लेकिन बारहा आज़म नज़ीर तारिर साहब ने कहा है कि बारहा कहा गया कि PTI जो है वो अपनी तजावीज़ पेश करें, लेकिन PTI की जानिब से किसी भी किस्म की कोई तजवीज़ नहीं दी गई है। इसकी वजह क्या है? बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान पर ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत और उनके सहूलतकार हैं वो हमलावर हो चुके हैं पाकिस्तान की सालमियत पर, पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर। और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि बंदूक के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर लोगों को चुप कराना, खामोश कराना, इंसानी बुनियादी हकूक़ का जनाजा निकालना। क्योंकि ये तमाम के तमाम लोग वो हैं जो अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात कही, जाली पार्लियामेंट बनाई है, फार्म 47 की हुकूमत बनाई है। तो ये जो अस्करी तरमीम लाना चाहते हैं जिससे ये पाकिस्तान का जनाजा निकालना चाहते हैं, पाकिस्तान का आइन वाहिद आइन है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की ज़ामन है। वो आइन है जो 1973 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था और तमाम सूबे, तमाम इकाइयाँ उस पर मुतफिक थे। और जो वैसे भी जो आइन होता है वो अवाम और एक रियासत के दरमियान मुआहदा होता है। अगर आपको याद होगा जब 18वीं तरमीम हुई थी तो 8-9 महीने इस पर डिबेट हुई थी। अगर ये ऐसी कोई तरमीम करना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो, तो ये रात के अंधेरे में कोई शब-खून मारना चाहते थे। ये भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों ने क्यों लोगों को, जो बेचारों को जितवाया गया है। मेरे भी कोई दोस्त है मुस्लिम लीग नून के अंदर, किसी ने कहा मेरा बाप बीमार था, किसी ने बीवी बीमार थी, लेकिन हुक्म ये था कि वो इस्लामाबाद के पार्लियामेंट लॉजिस को नहीं छोड़ेंगे। और उस रात आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ बेचारा जो खुद आ रहा है, जिसके नाम पर मुस्लिम लीग नून वोट लेती है, 17 सीटों के साथ ये लोग एक जाली हुकूमत बना के बैठे हैं। ना उनको पता था, ना शहबाज शरीफ को पता था। वजीर कानून को पूछते थे वो कहता मुझे पता नहीं है। तो ये जो तरमीम है इनफैक्ट ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है, और हम किसी तौर पर ये नहीं होने देंगे। इस वक्त पाकिस्तान पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान जेल में होते हुए उसका इतना डर है कि उससे ना मुलाकात करवाई जा रही है और उनकी जिंदगी भी शदीद खतरे में है। मैं यहाँ रिकॉर्ड ये करना चाहता हूँ आपके बात कि इस वक्त हम लोग, हालांकि इन्होंने कितनी शेलिंग की, कितने हमारे ऊपर इन्होंने शेल मारे, रबड़ की गोलियां मारी, हमारा 10,000 से ऊपर लोग जेलों में हैं, माएँ बहनें बेटियां, इमरान साहब का सारा खानदान। इसके बावजूद हम पुरअमन तौर के वापस आ गए। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया कि अगर इन्होंने मुलाकात ना करवाई 1-2 दिन में खान साहब किसी के साथ, तो इंशाल्लाह 15 तारीख को हम दोबारा डी चौक आ रहे हैं। और इस वक्त अब दोबारा जब आएंगे उस वक्त तक डी चौक से नहीं उठेंगे। गंडापुर भी आएंगे 15 तारीख को सर? जी इंशाल्लाह गंडापुर साहब पूरा काफिला लेकर KP से आएंगे। और इस दफा मैं फिर कहूँ, पिछली बार हमारा था एहतजाज, हमने कहा था हमने डी चौक पहुंचना है, तो इन्होंने ये कहा था वो मोहसिन नकवी, जो आपको पता है कि उनकी क्या हैसियत और औकात है। आज तो खैर वैसे सारे, आज भी जो वजीर आजम है पाकिस्तान का वो भी मोहसिन नकवी जैसा है, काकड़ जैसा है, सब एक जैसे मिले हुए हैं। उसने कहा था हम अटक का पुल क्रॉस नहीं करने देंगे, किसी को डी चौक नहीं आने देंगे। इन्होंने जो हरबा इस्तेमाल कर सकते थे। जिरगे के मामले में मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गन्नापुर साहब एक साथ ही बैठे हुए हैं दहशतगर्दी के मामले में निपटने के लिए। ये तो खुशाइन बात है। हुदा शाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जाहिर है वहाँ पर जब बम्बार्डमेंट कर रही थी, वहाँ पर जो पुरअमन जरगा था उसके ऊपर हम एक चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, हमने तो खैर उसके ऊपर हमने फौरी तौर पर अब तरमीम भी कर दी है, कानून साजी कर दी है कि जो इख्तियारात हैं IG के हमने वो डाइवर्ट कर दिए हैं कि अब इस तरह कोई कर ना सके। क्योंकि वो अंदाजा करें इस एक सूबे का चीफ मिनिस्टर पहले KP में उसके ऊपर हमला किया जाता है, KP हाउस पर, फिर रेंजर दाखिल हो जाती है, फिर KP हाउस को सील कर दिया जाता है। और अब एक सूबे पे ये जो फार्म 47 की जाली हुकूमत है, अपने लोगों से बजाय डायलॉग करने के, बातचीत करने के, उनका हक है हर किसी का,
आप डायलॉग वो अपना जिरगा करें, अपनी गुफ्तगू करें, इसका क्या मतलब है कि आप किसी को कहें कि जनाब हमारी मर्जी से सांस ले सकते हैं, हमारी मर्जी से सोच सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। चलिए सर, इस पे मजीद पे बात करते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है आईनी तरमीम का। इख्तियार वली साहब, क्या 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम हो जाएगी? क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए हमारे पास 2/3 अक्सरियत भी है और 25 तारीख तक ये हम आईनी तरमीम कर लेंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हुदा। देखें, सबसे पहले ये अब मोहतरम शौकत महमूद बसरा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे ना, ये यही बात करते हैं फार्म 47 की हुकूमत वगैरह वगैरह है और इनके पास कुछ है भी नहीं। हालांकि ये ख़ुद RTS की पैदावार है। RTS ना बैठता तो कुजा इमरान ख़ान और कुजा फिर हुकूमत पाकिस्तान। ये तो कोई अचंभे वाली बात थी, लेकिन बस हो गया। अब ये भी खैर से बोलने लगे। दूसरा ये कह रहे हैं ना कि इमरान ख़ान की जान को शदीद ख़तरात ला के बताएं क्या ख़तरात हैं। देसी मुर्गा बंद हो गया, देसी अंडे बंद हो गए, देसी घी के पराठे बंद हो गए, क्या हो गया है, क्या ख़तरात हैं? हमेशा हैजान फैलाना, इस मुल्क में गलत प्रोपेगेंडा करना, अफवाहें फैलाना, लोगों को इंगेज करना, पाकिस्तान की मईशत के पहिए को रोके रखना, तरक्की के सफ़र में रोड़े अटकाना। ख़ुद कुछ कर नहीं सकते हो, 4.25 साल हुकूमत करके गए हो, 27,000 अरब रुपए के कर्ज़ों को 54,000 पे पहुंचा के गए हो, 65 रुपए का पेट्रोल जो है वो 150 पे छोड़ के आए हो, बिजली का 1 यूनिट 5 रुपए का था 54 रुपए पे छोड़ कर आए हो। खुद आपसे कुछ होता नहीं है। अब इस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत का जो जहाज़ है वो टैक्सी कर रहा है एंड इट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, फ्लाई करने के लिए रेडी है। ओ बसरा साहब सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये IMF कह रहा है, फैच कह रहा है, आपका वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के तमाम आशारिये इकोनॉमी के वो पॉजिटिव हो चुके हैं। वो जिस महंगाई पे आप मासियों की तरह रोना धोना करते थे कि 36%, 38%, 34% पे पहुंच गई है, वो आज 6.9 पे आ गई है। आपको मुबारक हो। मुझे पता है आपको मुबारकबाद तो अच्छी मेरी लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप तो उस कौम में से हैं जो कहते होते हैं कि पेट्रोल अगर 500 रुपये का भी हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म हैंडसम वाला होना चाहिए। उसकी स्माइल देखो, उसका स्टाइल देखो, साल के 12 मौसम देखो, और फिर इस्लामाबाद से पेशावर जाते हुए 12 ज़िले देखो। कभी ज़िले देखे 12? झूठों का वो जोसेफ गोएबल का नाम मैंने सुना था। मैं सोचता होता था कि ये कैसा बंदा होगा। टीवी पे बैठ के जब मैं आपसे मुलाकात होती है या PTI के किसी स्पोक्स पर्सन से मुलाकात होती है तो मुझे हिटलर का वो जो तर्जुमान होता था जोसेफ गोएबल, जो झूठों का इस दुनिया में शैतान के बाद बड़ा सरदार है, आप सब लोग वही ड्यूटी कर रहे हो। तो ये तो सियासी इख्तिलाफात है ना, ये तो होते जाते हैं। मुझे ये बस बताएं कि आईनी तरमीम से रिलेटेड आपका क्या मौक़िफ़ है? 25 अक्टूबर को आईनी तरमीम हो जाएगी या नहीं होगी? आईनी तरमीम जो है उस पर हमारा मौक़िफ़ यही है कि ये आपने इनकी बात सुनी ना, मेरी ये बात उसके साथ लिंक कर लें। ये आपको पहले से बताएंगे कि जी आईनी तरमीम आ रही है, जी आईन ने पाकिस्तान का हुलिया जो है आईन का वो उड़ गया, वो मिट गया, वो ख़राब हो गया। इनको पता भी नहीं है कि आईनी तरमीम में है क्या। आज तो मुसव्विदा है आपके पास, वजीर कानून के पास ये कहते हैं कि नहीं था। तुम्हारे पास सर, आपको पता है मुसव्विदे में क्या है? आज पहली बार मुसव्विदा आया है और ये वाली बातें भी चल रही हैं। आईन आ रही है। मैं हुदा शाह, मैं आपको बात बताऊं, मजे की बात बताऊं जी जी, कि इनको अपनी पार्टी के मेंबर्स पर इतना यकीन नहीं है कि उनको इन्होंने नजरबंद किया हुआ है। और मैंने इनको बोला था कि आपकी आधी PTI भी इस आईनी तरमीम के हक में वोट देगी। इनको डर है, ये अपने बंदों पर एतबार, खुद बेएतबार लोग हैं, इनको अपने MNAs पर एतबार नहीं है। आईनी मुसव्विदा आ गया है और इंशाल्लाह ये सिर्फ आया नहीं है, अब ये और मैं उम्मीद करती हूँ इख्तियार साहब कि आपने वो आईनी मुसव्विदा खुद भी पढ़ा होगा। बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब बढ़ते हैं। बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है मौलाना फजल रहमान को राम करने की कोशिशें आज तक जारी हैं? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना साहब को मना लेंगे? और अगर मौलाना साहब नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? क्या आईनी तरमीम हो जाएगी?
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ बात की है, PMLN ने, उनके पास नंबर पूरे हैं। अगर पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट करती है तो उनके पास 3rd मेजॉरिटी है। ये लॉ मिनिस्टर ने भी, आज चेयरमैन साहब ने इसे क्लियर किया है। तो सर फिर मौलाना को मनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? अगर अक्सरियत आपके पास है तो फिर मौलाना को मनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेंगी तो मैं बात जी सर सवाल तो नहीं निकले जी। बात ये है कि नंबर पूरे हैं, मौलाना को मिलाने की जरूरत या मिलाने की जरूरत, वो पीपल्स पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कि हम जब भी आईनी तरमीम लेके आए या हमने आइन बनाया है तो हमने कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने कि कंसेंसस हो, इत्तफाक राय हो। अब उस इत्तफाक राय के लिए कोशिश की जा रही है। कोशिश हमारी है कि इत्तफाक राय हो, वगरना आइन की ये मंशा नहीं है कि इत्तफाक राय हो। और इत्तफाक राय के लिए एक बहुत टाइम ले लिया गया है। 18 साल से हम लोगों ने आईनी अदालत के लिए ये एग्रीमेंट किया था PMLN के साथ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसे JUIF ने भी माना, दूसरी जमातों ने भी माना, और APDM के अंदर आके PTI ने भी उस वक्त माना था। तो आज ये 18 साल के बाद अपने उस मौक़िफ़ से हट रहे हैं सारे। वजह ये है कि इन्हें कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि आइन की स्पिरिट के मुताबिक हम लोग एक आइनी अदालत लेके आए। उस आइनी अदालत की जरूरत है मुल्क को, क्योंकि एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस के इख्तियारात ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं जस्टिस मुनीर से शुरू नहीं होता, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार और उसके बाद आने वाले ज्यादातर चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह चलाया है और जिस तरह सियासत के लिए एक मैदान बना दिया है, उसके लिए जरूरी है कि अब आईनी अदालत का कयाम, जिसका हमने 18 साल पहले मुआहदा भी किया था और आवाम के सामने हमने अपना प्रोग्राम रखा भी था, वो अमल हो। अब देखिए, अगर तो मौलाना साहब आ जाएं तो वेल एंड गुड, लेकिन मौलाना साहब के 8 वोट की वजह से ये तो नहीं हो सकता कि बाकी 250 वोट अब खामोश हो जाए कि 8 बंदे नहीं मान गए। तो फिर गवर्नमेंट ने अपने नंबर पूरे किए हुए हैं। PTI से कोशिश तो है, लेकिन हमें जो PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि ये कभी भी गुफ्तो शनीद वाले लोग नहीं है, ये कभी भी कोई अच्छा काम हो उसमें हिस्सेदार नहीं बनते। हाँ, जलाओ घिराओ करवाएं, ये हिस्सेदार होंगे, आग लगवाएं, ये हिस्सेदार होंगे, मुल्क को डिफॉल्ट करवाएं, ये हिस्सेदार होंगे, आइए मुल्क के इदारों को आग लगा दें, उन पे लानते भेजें, ये हिस्सेदार होंगे। लेकिन मुल्क के अंदर कोई कानून साजी हो, ये हिस्सेदार नहीं होंगे, कोई आईनी तरमीम हो, ये हिस्सेदार नहीं होंगे। ये फर्द वाहिद ने एक जो मुल्क के अंदर फितना फैलाया हुआ है और उसका मकसद ही फसाद पे लर्ज है, और वो किसके हाथों में खेल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। सारे नेक्सस बता रहे हैं, सारे तरीकाकार बता रहे हैं कि कुछ भी हो जाए। अब देखिए ना, अभी बातें कर रहे थे कि मोहसिन ये है, मोहसिन, अभी तस्वीरें आप जरा करें ना, न्यूज़पेपर से तस्वीरें निकालें कि जिस पे ये तिड़ के एहतजाज कर रहे हैं, जो इनका चौधरी बना हुआ है, KPK से निकलता है हुकूमती वसाइल के साथ, वो किसे झुक के सलाम कर रहा है। तो झुकते भी आप हैं और साथ फर्शी सलाम भी आप करते हैं, और फिर कहते हैं इनकी औकातें कोई नहीं है। तो अगर इनकी औकातें कोई नहीं है तो जो उनके आगे झुका हुआ है उसकी क्या औकात है? फिर इससे अंदाजा करें कि ये लोग ना अच्छी जुबान जानते हैं, ना अच्छी गुफ्तगू जानते हैं। इनका मकसद, अब तो मैं तो यकीन की हद तक यहाँ तक पहुंच गया हूं कि ये मुल्क में फसाद फिल अर्ज चाहते हैं, इनका कोई और एजेंडा नहीं है। और फसाद फिल पाकिस्तान के आइन में भी मुकाबला का तरीकाकार है, आपके मजहब में भी है, समाज में भी है। तो मैं समझता हूँ आईनी तरमीम लाना, ठीक है, गुफ्तगू इसी तरह आगे भी जारी रहेगी। अभी दूसरे मामलात पे भी हम बात करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कहा जा रहा है कि आईनी तरमीम कराने का असल मकसद आर्टिकल 175A है, जिसके तहत अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इख्तियार वली साहब की जानिब भी बढ़ूंगी। इख्तियार साहब, ये एलिगेशन लग रही है और ये एलिगेशन भी है इसके साथ साथ कि एक ही शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आईनी तरमीम हो रही है। उसके बाद दूसरी एलिगेशन ये है कि 175A इसका मकसद है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, ये सारा मैं आपको इससे पहले भी बता रहा था ना हुदा,
कि एक प्रोपेगेंडा मुहिम करना जो है ना, ये पीटीआई का, उनके लीडर का और इनके ये जो जितने ये जोसेफ गोएबल्स की बिरादरी है, इन सब की इनका काम ही यही है, तनख्वाह इसी के लेते हैं। किस शख्स को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? ये लोग तो कह रहे थे ना कि काई साहब को, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जा रही है, उनका तो रिटायरमेंट का ऐलान भी हो गया, फुल कोर्ट रेफरेंस भी बुला लिया गया। तो आपकी वो बात झूठ साबित हो गई ना। बसरा साहब, आप झूठ ही बोलते हैं। मैं आपको पहले दिन से कहता हूं कि कोई सच्ची बात कर लिया करो। यकीन करो, मुझे सिर्फ तनकीद नहीं, मुझे फिर तारीफ़ करनी भी आती है। आपकी पार्टी में झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। मतलब ना 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरियां, ना इनकलाब, कुछ भी नहीं। आपने क्या किया? दोहरा निज़ाम तालीम आपने ख़त्म करना था, कुछ किया, वो भी झूठ। दोहरा निज़ाम इंसाफ, ये आपकी पार्टी, आप पता नहीं उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे या पीटीआई में थे, जब ये इमरान खान कहता होता था कि हम दोहरा निज़ाम इंसाफ ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द थिंग, आर्टिकल 175, ये वो चीज़ है। जब मिसाक जमहूरियत, उस वक़्त आप शायद पीपल्स पार्टी में थे, हाँ मेरे ख्याल में, तो उस वक़्त ये तय हुआ था कि आईनी अदालत बनाएंगे। इसमें 12, 14, 16 साल लग गए हैं कि ये लाएंगे और बनाएंगे ताकि जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उस पे बोझ कम हो, उनके शोल्डर से बर्डन जो है वो शिफ्ट हो। ऐड करूंगी और काइंडली फिर उसके बाद अपना जवाब कंटिन्यू कीजिएगा। हुदा फिर आप आगे चल। जी। जस्ट वन सेंटेंस। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह आपने इंगेज करके रखा हुआ है तमाम सारा साल आईनी मामलात में, तशरीहात में, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाकी लोगों को, वो जो लाखों केस पेंडिंग है, उनको भी इंसाफ दे। कोई केदे नाहक काट रहा है, किसी पे नाहक मुकदमे बने हुए हैं, किसी के ज़मीनों के मुकदमे, किसी का पेंशन का है, किसी का किस चीज़ का मुकदमा, उनको रिलीफ मिले ताकि ये आईनी मामलात एक साइड पे हो। फिर आप मुझे पता है उधर खड़े रहे, और पीटीआई की जानिब से लगाई जा रही है कि बंदों को खरीदा जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हुदा शाह, 20 करोड़ रुपए बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आज अभी आमिर भाई ने कहा और बिलाल भुट्टो साहब ने भी बात की थी, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वी हैव ऑल द नंबर्स, हमारे पास पूरे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। और इनको अगर खरीदने की बात हुई तो ये 20-20 करोड़ रुपए बड़ी चीज है। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि नंबर्स पूरे कैसे हैं? आप ही बता दें मुझे कि 2/3 अक्सरियत का दावा किया जा रहा है, नंबर्स पूरे कैसे हैं? हुदा, मैं ये बात पहले इनको बता चुका था एक दूसरे चैनल के शो पे, उसमें मेरे ख्याल में आमिर भाई भी बैठे हुए थे और शौकत महमूद साहब भी बैठे हुए थे उसमें। मैंने इनको बोला था पहले दिन जब ये बात चली थी, मैंने कहा था कि मौलाना साहब का वोट कभी भी आपके साथ नहीं जाएगा, वो आईनी तरमीम के हक़ में आएगा। इसको तकरीबन 1 माह होने वाला है। और दूसरा मैंने ये भी कहा था कि आपकी सारी नहीं तो आधी पीटीआई जो है वो भी आईनी तरमीम के हक़ में वोट देगी। अच्छा, आधी पीटीआई ही होने जा रहा है, आईनी तरमीम के हक़ में है। शौकत बशर साहब, इस पे आप क्या कहेंगे? सारी चीज़ें आप देख लें। इख्तियार साहब कह रहे हैं कि आधी पीटीआई आईनी तरमीम के हक़ में है। अच्छा, पहली बात तो जिस तरह कौम इनको संजीदा नहीं देती, बिल्कुल जैसे बड़े घर में बैठे होते हैं, बच्चे शरारतें कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं बच्चे हैं चले एंजॉय कर रहे हैं, तो बड़े भी एंजॉय कर रहे होते हैं। ये इनकी हैसियत अब ज्यादा से ज्यादा सियासी अदाकार वाली है, सियासी मस्खरों वाली है, या किसी स्टेज शो पे चले जाएं, इनको लोग सीरियस नहीं। उसकी वजह देखिए ना, जिनकी पार्टी का लीडर नवाज शरीफ है, उसके खलीफा मेरे भाई प्यार वाली बेग, जिसके नाम पे वोट लेते हैं, वो बेचारा खुद हार गया है और पूछता फिरता लोगों को मुझे क्यों बुलाया। तो अब इनकी बात को क्या संजीदा ले और क्या जवाब दे, यकीन माने, बिकॉज दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स, दे आर इररेलेवेंट। इन पीछे अब जाहिर है ये कठपुतलियां कह लें। उसकी वजह आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ का बयान आपने सुना ना, आज 3 दिन पहले, जो 50,000 वोटों से रिहाना डार से हारा हुआ है, वो एक प्रोग्राम में बैठा था, उसने कहा जी देखिए हमें डर ये है, ओ भाई अगर तुमने डाका नहीं डाला, अगर तुम फॉर्म 47 पे नहीं जीते, अगर तुमने चोरी नहीं की है, तो डर किस बात का है? और इसलिए इसी तरह ये जो बिलावल साहब का बयान सुन ले, वो कहते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं चाहिए हमें, वो इसलिए नहीं चाहिए वो जजेस को मैनेज नहीं कर सकते। असल में प्रॉब्लम ये है। नहीं बसर साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें किसी जज से फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंसूर अली शाह आए या काजी।
सुन तो लें। अगर फर्क नहीं पड़ता बात कर तो ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि वो सीओडी हुआ था, ये ऐसे एक मिनट अख्तियार भाई देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप अपनी बारी पे बात कीजिए। आपको अगर इनको फर्क नहीं पड़ता, सीओडी जो बात कर रहे हैं वो 2006 में हुआ था, उसके बाद 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी और इनकी हुकूमत थी, 2013 से 2018 इनकी हुकूमत थी। क्यों ना कर लिया? तो इन्होंने तो ये काम करना ही करना है, ताकि किसी ना किसी तरीके से जब हम लोग इस जाली निजाम को बचाने के लिए, जाली असेंबली को बचाने के लिए ये सब लोग सारी तरामीम ला रहे हैं। और दूसरी बात देखें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये बाकी जमातें हो, मुझे हमदर्दी है। पीपल्स पार्टी किस जमाने में शहीद जुल्फिकार भुट्टो शहीद बीबी थी, मैं खुद इसका हिस्सा था, मेरा फख्र है, वो बहुत बड़ी पार्टी थी। और शहीद जुल्फिकार भुट्टो ने तो मुतफ़िका आइन दिया। आज जो कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है, शहीद जुल्फिकार भुट्टो और शहीद बीबी की कमर में रूह तड़प रही होगी। और दूसरी बात, अब नवाज शरीफ को जमाना था, बल्कि 2022 तक भी रेलिवेंट था नवाज शरीफ। अब वो बेचारा जब खुद हार गया, मरियम बीबी हार गई, शहबाज शरीफ हार गया, तो अब इनका एक ही एजेंडा है, किसी ना किसी तरीके से वो लोग, इख्तियार भाई मेरे भाई ने पूछे अभी केपी में इलेक्शन लड़ा था, ई बनी है ना दिनार। चलिए शौकत साहब, इस जरा आर्टिकल 175 की बात कर लेते हैं। जी बस एक मिनट मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से एक सवाल, टाइम बहुत कम है, जरा मैं उनका मौक़िफ़ ले लूं। आमिर भाई तक चले जाइएगा जी, उदा आमिर भाई तक चले जाइए। जी बोलिए। क्योंकि वो दोनों मेरे भाई एक ही हैं, आप एक से बात पूछेंगी तो वो एक ही हैं। मैं एक बात कह दूं आपको, ये गैर आईनी तरामीम लाएं, ये तरामीम मंजूर करवाने के लिए हमारी माओ बहनों बेटियों को उठाएं, लेकिन इंशाल्लाह इनका जाना ठहर गया है, हमें उम्मीद है। आमिर हसन साहब, मुझे ये बताइए कि आर्टिकल 170A की चूंकि बात हो रही है, वकला तंजीमें क्या करने जा रही हैं, क्या वो मान जाएंगी? और आर्टिकल 175A एक्चुअली है क्या, और आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे काम करेगा? देखिए 175A के अंदर जो लिखा गया है, यहाँ से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के बारे में आइन गुफ्तगू करता है और ये बताता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगी और 4 हाई कोर्ट्स होंगी हर सूबे की अलग-अलग। और उसके बाद इसमें इजाफा हुआ था 18वीं तरमीम में, और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद का इजाफा किया गया। तो आइन में पहले की तरमीम करके एक हाई कोर्ट का इजाफा हुआ था 175। अब जो है उसमें ये है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का जो है वो काम करती है 184, 185 और 186 के तहत। 184 उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें उसने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम करना होता है विद इन गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट से मुराद है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें। उसके बाद उसकी जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, उसमें वो हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के आने वाले फैसलों का के ऊपर अपील एज एपेलेट कोर्ट काम करती है। और तीसरी उसकी एडवाइजरी काउंसिल है कि अगर सदर पाकिस्तान कोई एडवाइस मांगे और उस पर वो अपना राय का इजहार करती है। अब हुआ ये है कि 84 के तहत 184 के तहत आज तक इसने कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का काम ही नहीं किया। तो मतलब बलूचिस्तान का सिंध के साथ, या सिंध का वफाक के साथ, या पंजाब का केपी के साथ कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला ही नहीं किया, बल्कि 184 जो कि सिर्फ एक था, उसे बड़ा गलत इस्तेमाल करके 199 को कत्ल करते हुए 184(3) में उन्होंने वो काम कर लिया है कि चीफ जस्टिस ने टमाटर के रेट मुकर्रर कर दिए हैं, चीफ जस्टिस ने समोसे के रेट मुकर्रर कर दिए हैं, चीफ जस्टिस शराब की बोतलें पकड़ने लगा है, चीफ जस्टिस डैम बनाने लगा है, चीफ जस्टिस हॉस्पिटल ठीक करने लगा है। तो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम, वो इन्होंने काम ही नहीं किया। तो अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन देने वाली जमात है, हमें किसी क्लाउन के कहने के ऊपर ना सर्टिफिकेट चाहिए कि हम क्या जमात हैं। हम जो हैं, हमारी तारीख है, हम जो कर रहे हैं वो हमारी तारीख बन रही है। हम तब भी जब 18वीं तरमीम कर रहे थे, हम तारीख लिख रहे थे, और आज तारीख लिखी है। आज भी हम अगर आईनी अदालत बनाएंगे, हम तारीख लिख रहे हैं। मेरी बात मुझे पूरी करने दे, पहले मुझे बात पूरे करने दे। देखिए, जो आइन कहेगा वही होगा चीफ जस्टिस के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर्सन स्पेसिफिक किसी भी लेजिस्लेशन के हक में नहीं होती है, लेकिन ये भी पर्सन स्पेसिफिक है कि आइन और कानून में तब्दीली तब आए, कोई चला जाए या कोई आ जाए। अपने वक्त पे कर रहे हैं ये वक्त। आमिर साहब, मुसव्विदा पब्लिक ये बगैर मंजूर करवाई जा सकती है ये आईनी तरमीम? जी, जब मुसव्विदा मंजूर होगा तब पब्लिक भी कर दिया जाएगा, और पब्लिक हो गया है। हमारे साथ डिस्कशन हम कर रहे थे तरमीम के हवाले से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, पाकिस्तानी टीम की नाकामियों का सिलसिला जारी है। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की ये तारीखी फतह है। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 500 रन बनाने के बावजूद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी है। इस तमाम तर मामले पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कामरान अकबर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो यही पूछूंगी, ये हो क्या रहा है? 9 से एशिया कप जीता गया, 9 से वर्ल्ड कप जीता गया, 9 से पहले टेस्ट सीरीज जो बांग्लादेश के साथ हुई है वो जीती गई ना, अब ये जीतती हुई नजर आ रही है। आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये कसूरवार हम लोग खुद ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। आप किसी को ब्लेम क्या दे सकते हैं? जब आप सिलेक्शन पॉलिसी जो आपकी है वो मेरिट नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर ऐसे रिजल्ट तो आएंगे ही। और हमारी क्रिकेट इस वजह से नीचे गई है। आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाते नहीं हैं जो डोमेस्टिक खेले हो, जिनको डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यंगस्टर करके अपने फेवरेट्स लाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। और जब आप क्या नाम है ऐसे प्लेयर्स नहीं लाएंगे तो फिर आप इंटरनेशनली कैसे किसी बड़ी टीम को कम्पीट कर सकते हैं? कैसे आप बड़ी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं? मिसाल आपके सामने, अभी ये तो बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड की। अब बांग्लादेश से हारने के बाद आपको समझ नहीं आई तो फिर आप क्या करेंगे? उससे पहले यूएसए से हार गए हम लोग, आयरलैंड से हार गए हैं, जिम्बाब्वे से हार गए हैं, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है, किसी ने एहतसाब नहीं किया कि भाई ऐसी क्रिकेट क्यों खेली जा रही है। कामरान साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे प्लेयर्स की सोशल मीडिया पे एक्टिविटी ज्यादा है? अगर देखा जाए तो 850 रन बनाए थे इंग्लैंड की टीम ने, और उनके जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने 250 क्रॉस किया है। और यहाँ पे बस एक दफ़ा शान मसूद ने सेंचुरी क्या क्रॉस कर ली, उन्होंने सोशल मीडिया पे वाह कर दी थी और अपनी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। तो इनका ज्यादातर फोकस सोशल मीडिया ही लग रहा है। देखिए, ये तो अभी ये इस टेस्ट मैच की बात नहीं है, ये तो चलता हुआ आ रहा है। और 5, 6, 7 साल से सिर्फ ये दूसरी टीम के साथ नहीं खेल रहे, ये अपने जो सोशल मीडिया उनको खुश करने के लिए परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। टीम एज अ टीम हमें नजर नहीं आती। आपके सामने अभी सीरीज से पहले बांग्लादेश से जब हार हुई है तो इन्होंने वो कनेक्शन कैंप एक लगाया, उसमें प्लेयरों ने खुद कहा कि हम यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे, एज अ टीम नहीं खेल रहे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा है कि ये गलतियां की हैं, इन्होंने आगे से प्रॉमिस किया हम एज अ टीम खेलेंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आती। सर्जरी की भी बड़ी बातें हो रही थी कि जी बड़ी सर्जरी होने वाली है, तो सर्जरी होती हुई दिखी तो नहीं है। आपने आपने प्लेयर्स क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए? जो पूछते नाम, उनको टीम से बाहर निकालते। आपकी क्रिकेट कहां से कहां चली गई है? दुनिया मजाक बना रही है हमारी क्रिकेट का। अब तो जीतने के लिए तो खेलते हैं। अब पाकिस्तान के साथ दूसरा राउंड शुरू हो गया, अब खेलते हैं। पाकिस्तान के बने इस टेस्ट मैच में, बांग्लादेश बना के चली गई है। सोच सकता है कोई टीम के तो 550 रन हुए हो, 3 सेंचुरी हो और टीम टेस्ट मैच हार जाए, वो 4.25 दिन में टेस्ट मैच हार जाए। किसी को बिलीव होगा? किसी को भी नहीं होगा। ये इनकी अपनी कुताइयां हैं, अपनी गलती है। सेल्फिश प्लेयर, फेवरेट प्लेयर, इनके अपने फेवरेट प्लेयर सिलेक्शन लाए हैं। कामरान साहब, सिलेक्शन कमेटी में तो तब्दीलियां हम होती हुई नजर आ रही हैं, और अभी भी ये खबर आई है कि जी सिलेक्शन कमेटी में दोबारा से तब्दीली कर दी गई है, अजहर अली को शामिल कर लिया गया है। तो खाली सिलेक्शन कमेटी की तब्दीली से कोई फ़र्क पड़ेगा या तवज्जो हमारे ये खिलाड़ियों पे भी देनी पड़ेगी? और दूसरा सवाल मेरा ये है, अब आपको क्या लगता है कि रेड बॉल के कैप्टन में भी को चेंज किया जाएगा, करने की ज़रूरत है? देखिए, रेड बॉल कैप्टन, आप मुझे एक बात बताएं, कैप्टन आप जो सा मर्जी बना दें, जब तक अपनी मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे, क्रिकेट का स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खेलना मॉडर्न डे के साथ नहीं खेलेंगे, तो फिर आप जिसको मर्जी कप्तान बना ले, आप नहीं परफॉर्म कर सकते। आपको प्लेयरों को वेकअप कॉल देनी पड़ेगी, प्रोसेस सर, प्लेयर्स के तो आपस में ही प्लेयर्स की आपस में लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही है। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है प्लेयर्स के आपस के ही। जी बोलिए। मैं बात कर रहा हूँ, यही बात कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया, मुझे बात कंप्लीट करने दो, फिर आप मुझे सवाल करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर्स की आपस की बातें सारी बताई हुई हैं। आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? मुझे एक बात बताएं, क्यों नहीं उन प्लेयरों को टीम से बाहर निकाला जो टीम के लिए नहीं खेलते? पहले इनिंग में भी हमने देखा अपने लिए सेल्फिश खेल रहे हैं। उसके बाद जो कप्तान सिलेक्शन कमेटी की बात की, मुझे खुशी हुई है। अजहर अली आया, आकिब जैद आया, ये क्रिकेटर हैं, लेकिन
लेकिन जो बाकी जो मेंबर्स हैं, यही तो मसला पाकिस्तान की क्रिकेट का कि आप उस सीटों पे लगा रहे हैं जो क्रिकेटर नहीं है। आपने जो बाकी मेंबर्स हैं 2-3, वो क्या क्रिकेटर आप जो आए हैं ना, इनको दें आप टाइम, इनको कहें कि आप सिलेक्शन करें, एक प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करें, अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई फेवरेट्स नहीं आएगा टीम का। आपके पास अगर परफॉर्मेंस में कोई भी लड़का डिजर्व करता है, कहीं से भी हो, पाकिस्तान के किसी कोने से हो, आप खिलाएं, लेकिन आप इनको फेवर ना करें। इसमें कोई ऐसी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी जिससे नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का होगा। अच्छा कामरान साहब, जब आप होते थे तो कैंप्स लगते थे और टैलेंट हंट किया जाता था, अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, तो आपको क्या लगता है कि दोबारा से ऐसे ही कैंप्स लगने चाहिए, खिलाड़ियों के नए टैलेंट को हंट करना चाहिए? कर दिया, हमारे टाइम पे क्लब क्रिकेट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। ये कोई मैं 1947 की बात नहीं कर रहा, ये मैं 2005, 6, 10 तक की 14 की बात कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब तक डोमेस्टिक नहीं खिलाएंगे, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रॉन्ग होती थी, आपके ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खिलाई जाती थी। अब वो क्रिकेट, लंबी क्रिकेट नहीं करवा रहे आप। अब सिलेक्शन होती है, आपने अपने अंडर 19, अंडर 15 बच्चों को T20 की तरफ लगाया हुआ, व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ लगाया हुआ। आप देखिए आपके बॉलर्स कितने स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, आपके बैट्समैन कितने स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 100 ओवर फील्डिंग करनी पड़ जाती है एक दिन, उसके बाद बैटिंग में आते हैं तो टांगे नहीं चलती। ये सारी चीजें रिलेट करती हैं आपके डोमेस्टिक सिस्टम पे। यहाँ पे पता चलता है कि आप कितने वीक प्लेयर लेके आ। तो इसलिए जब तक आप डोमेस्टिक सीजन नहीं खिलाएंगे, 2 से 3 सीजन, उसके बाद आप सिलेक्शन करेंगे, तो आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। इंग्लैंड टीम के जो नया फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो बॉलर्स लेके आए हैं एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का। 40-50 वो मैच डोमेस्टिक के खेल के आए हुए हैं, वो यूज टू है इस चीज से। तो हम लोगों के मैच आप देख लें निकाल के, एक उनके बॉलर्स के इतने मैचेस, हमारे बॉलरों से ज्यादा मैचेस हैं एक बॉलर्स के। तो हम लोग तो एक मैच खिला के सिलेक्शन कर लेते हैं। तो अपना तरीका बेहतर करना पड़ेगा। अब आपके जो अजहर अली है, शफीक है, ये क्रिकेटर है, अब इनको स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी खेले, उनकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। और कप्तान कोई भी हो, और सबसे बात जो मैं कंसर्न है मेरे लिए, लड़के टीम है, चाहे वो कप्तान है, चीफ सिलेक्टर है, कोच है, वो खुदाया सिलेक्शन करे। अच्छा कामरान साहब, आपको क्या लगता है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी हैं, वो जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, के कैरियर खुदाया अपने पर्सनल एजेंडे छोड़ दें, आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन करें। जो नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का पिछले 7-8 से, ये कौन जिम्मेदार है? कौन पूछेगा? मुझे एक बात बताएं। सही कह रहे हैं। अच्छा कामरान साहब, चेयरमैन पीसीबी की मैं बात पूछना चाह रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है? अगर ठीक होती तो अब तक हम लोग सारी टीमों से जीत जाते। वो एक्चुअली वो तो इस चीज में नए आए हैं, लेकिन टीम जो उनकी है, उनको सही बातें बतानी चाहिए, मशवरे सही देने चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए मशवरे देने चाहिए। वो जो कोई बात करता है वो अनाउंसमेंट कर देते हैं। इस चीज पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी हो, जब तक आपका अदारा प्रोफेशनली डिसीजन नहीं लेगा, काम नहीं करेगा, उतनी देर आपकी क्रिकेट भी बेहतर नहीं हो सकती। जिनके अदारे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो टीमें देखे कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, या इंग्लैंड देख ले कैसी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो ये सारी चीजें नजर भी आ रही हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर रहे। आपके इश्यूज इतने हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हर साल इशू होते हैं। आपके प्लेयरों की तवज्जो एनओसी की तरफ होती है, आपके प्लेयरों की तवज्जो होती है पीएसएल की कैटेगरी की तरफ। वो आप देखें, वो माइंड क्लियर करें प्लेयरों का। आपने उलझाया हुआ है, डिफरेंट तरफ लगाया हुआ माइंड। ये सारी चीजें चेंज करेंगे तो जाके हम लोग क्रिकेट बेहतर करेंगे, फोकस होगा क्रिकेट की तरफ। आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, ठीक है। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब।
इस प्रोग्राम से इतना ही। कल दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।